नमस्कार दोस्तों। एनजीओ जानकारी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो मैं बनाने वाली हूँ इस विषय पर, जिस पर कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के बाद मीटिंग्स कैसे की जाती हैं, साधारण सभा की बैठक कैसी होती है, उसका एजेंडा क्या होता है, प्रबंधकारिणी की बैठक कब कब की जानी चाहिए, इसके मिनट्स कैसे लिखे जाते हैं, इसका कोरम कितना होता है, मतलब कितने लोग इसको करना जरूरी होता है, किस तरह से इसकी सूचना दी जाती है, इसके मिनट्स कैसे लिखते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले 3 साल में एनजीओ को स्वयं अपने हिसाब से संचालित करना होता है, क्योंकि शुरू में कोई अनुदान नहीं मिलता है। तो किस तरीके के मेंबर बनाए, राशि कहाँ से आएगी, संचालन कैसा होगा। तो ये जो वीडियो है ये पूरा इसी विषय पर आधारित होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, ताकि अम, उन एनजीओस को मदद मिले जिनको इस तरह की जानकारी का जिनके पास अभाव है, और इन जानकारी के अभाव में वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं कर पाते। तो मैं स्वागत करती हूँ आपका। मैं हूँ संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। मैं एक एनजीओ कंसल्टेंट हूँ, इंदौर में निवास करती हूँ, और आपकी सहायता के लिए, खासकर हमारे एनजीओ दोस्तों की सहायता के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो एक बार जब एनजीओ रजिस्टर हो जाता है हमारा, अब इसके बाद अब हम क्या करें। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि आपको हमारे पिछला वीडियो, उसका मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दूंगी, मैंने आपको बताया था कि उसमें किस तरीके से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें, कौन सा रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो वो आप पिछले वीडियो में मेरे जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अब जो है वो संचालन कैसे करें। तो देखिए, एनजीओ जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इसके बाद हमें कुछ सदस्य बनाने होते हैं, क्योंकि इसका संचालन भी तो करना होता है। क्योंकि संचालन अगर हमारे पास कुछ धनराशि नहीं होगी तो हम इसका संचालन कैसे करेंगे। तो बेसिकली कुछ सदस्यों का हमको निर्माण करना पड़ता है या सदस्यता देनी पड़ती है, जो हमें कुछ धनराशि प्रदान करते हैं। तो जैसे इसमें एक आते हैं हमारे संरक्षक सदस्य। वो सदस्य, उनको कम से कम 1,000 रुपए प्रतिवर्ष एनजीओ को दान करना होता है। वो ये अमाउंट या तो एक मुश्त भी दे सकते हैं या 12 राशियों में दे सकते हैं, पर वो हमारे संरक्षक सदस्य होते हैं। इसके अलावा दूसरे सदस्य होते हैं आजीवन सदस्य, जो हमारे एनजीओ की आजीवन सदस्यता लेते हैं। उनको भी एक वर्ष में जो है वो कम से कम 500 रुपए की राशि का भुगतान करना होता है। उसी तरीके से या तो वो इंस्टॉलमेंट में दे दे या इकट्ठा दे दे, पर वो फिर हमारे आजीवन सदस्य बन जाते हैं। कि साधारण एनजीओज में दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। एक होती है साधारण सभा या साधारण सम्मेलन, और दूसरा होता है प्रबंधकारिणी की बैठक। तो साधारण सभा जो होती है वो हमारे ये सारे मेंबर्स, जैसे संरक्षक सदस्य होते हैं, हमारे आजीवन सदस्य होते हैं, साधारण सदस्य होते हैं, और मानद सदस्य, इन सभी के सम्मेलन से जो है वो हमारी साधारण सभा का संचालन किया जाता है या की जाती है। अब ये जो पहली साधारण सभा है, ये एनजीओ रजिस्ट्रेशन के कम से कम 90 दिन के अंदर ही होनी चाहिए। 90 दिन के अंदर होनी ही चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। एंड इसमें कैसा रहता है कि अ, ये ही मेंबर्स जो होते हैं वो हमारी प्रबंधकारिणी की बैठक का के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव करते हैं। तो प्रबंधकारिणी में वो मेंबर्स होते हैं जो हमारे मेन 7 मेंबर्स होते हैं, जो एनजीओ में रजिस्टर ऑलरेडी होते हैं। पर ये प्रक्रिया है। वैसे तो ऑलरेडी, अब आपके मन में सवाल आएगा कि अरे मैडम वो तो ऑलरेडी है, कैसे होगा। बट नहीं, ये एक नियम है कि 90 दिन के अंदर जब ये बैठक की जाती है तो हमारे जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस करते हैं और प्रबंधकारिणी की बैठक का जो है वो संगठन करते हैं। तो ये जो हमारे एनजीओस के 7 मेंबर्स हैं, ये एक नियम पूर्वक एक त्याग पत्र देते हैं। फिर इनका पुनः जो है वो नाम आता है चुनाव के लिए, और फिर उनकी वापस से जो है वो चुनाव करके, और इनके जो पद की घोषणा की जाती है, और जो प्रेसिडेंट है फिर वो उसका अनुमोदन करता है। तो ये एक नियम है जो किया जाता है। वैसे ये 1 साल के लिए होता है। अगले 3 साल के लिए भी आप प्रबंधकारिणी की बैठक का गठन कर सकते हैं। लेकिन ये जो साधारण सभा है,
इस सभा के लिए आपको लिखित में अपने सारे मेंबर्स को सूचना देनी होती है। तो इसका प्रॉपर आपको सूचना बनाई जाती है कि साधारण सभा की बैठक जो है वो नियमानुसार 90 दिन के भीतर इस तारीख को रखी गई है, जिसमें आप सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। और ये जब आप सूचना देंगे, सबके सिग्नेचर्स होंगे, इसको आपको अपने रिकॉर्ड्स में रखना चाहिए, ताकि जब भविष्य में आपसे पूछा जाए तो आपने कहा कि नहीं नहीं, हमने हमारे सारे मेंबर्स को लिखित में सूचना दी थी। ये जरूरी भी होता है, क्योंकि किसी मेंबर ने आपके साथ आजीवन सदस्यता ली है और उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आगे जाके वो ऑब्जेक्शन ना लें, तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस बैठक के लिए कम से कम आपके जो कोरम है, जैसे मान लीजिए आपके टोटल मेंबर 5 हैं, तो कम से कम 3 मेंबर्स मीटिंग में होने चाहिए। तो इसकी गणपूर्ति हिंदी में बोलते हैं या कोरम बोलते हैं ना। तो इतने मेंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए। तो अब ये सारे मेंबर्स जो हैं ये प्रबंधकारिणी की बैठक का गठन करते हैं। लेकिन ये किन किन विषयों पर बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग क्या करेंगे, हमारी जो वार्षिक रिपोर्ट है, अब हम मीटिंग कर रहे हैं, हमने एनजीओ का गठन किया है, तो कोई ना कोई तो नियम होगा ना, या कोई ना कोई तो उद्देश्य से हमने किया है। तो हम जो है वो हमारी वार्षिक गतिविधि यहाँ पर रखते हैं, कि जैसे प्रबंध कारिणी की गठन हो गया, प्रबंध कारिणी के अब जो अध्यक्ष है, सचिव है, खासकर सचिव का काम रहता है। अब वो हमारी जो है वो वार्षिक गतिविधि के हिसाब हम ये जो है वो स्कूलों में काम करेंगे, या हम स्वास्थ्य के विषय में काम करेंगे, जो भी काम करना होता है वो वहां पर जो है वो अपनी वार्षिक कार्यकारी जो रिपोर्ट होती है उसको प्रस्तुत करते हैं। तो एक तो ये होता है। अच्छा, ये कैसे होता है कि पहले साल में तो आपने ये डाल दिया कि हम क्या करेंगे, लेकिन उससे अगले साल में आप ये बताएंगे कि हमने क्या क्या कर लिया है। तो वार्षिक गतिविधि की जो रिपोर्ट है वो इनके सामने रखनी होती है। और इन लोगों की ये जिम्मेदारी भी रहती है कि संस्था को उचित रूप से किस तरीके से चलाया जाए। तो ये जो है संरक्षक सदस्य होते हैं हमारे, साधारण सदस्य होते हैं, आजीवन सदस्य होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्थायी निधियों का तरीके से उचित व्यवस्थाएं करते रहें। और ये भी ध्यान रखते हैं कि आगामी वर्ष में वित्तीय व्यवस्थाएं किस तरीके से चलेंगी, उसमें भी आपको सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा प्रबंधकारिणी की बैठक में कोई अगर कोई नया विचार आया है, किसी ने कोई अपनी बात रखी है, तो उस बात पर विचार विमर्श करना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। तो आय व्यय का ब्यौरा देना, लेखा, मीटिंग, प्रतिवेदन, एक्टिविटी, ये सब साधारण सभा में डिस्कस की जाती हैं, और इसके प्रॉपर मिनट्स लिखे जाते हैं कि बैठक में ये हमारी बैठक का एजेंडा था, इस तरह का वार्तालाप किया गया, इस तरीके के निर्णय लिए गए, अध्यक्ष ने इन बात का अनुमोदन किया, अम, सचिव ने इस बात को रखा। तो ये पूरा करके और फिर नीचे सारे मेंबर्स के नाम होते हैं, वो सबके हस्ताक्षर होते हैं। और ये जिस डेट को मीटिंग की जाती है, जब वो रजिस्टर ऑफिस का एक प्रारूप साथ होता है, उसमें उस डेट का उल्लेख किया जाता है। और उस दौरान जितने भी हमारे प्रबंधकारिणी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर जानकारी उसमें भर के रजिस्टर ऑफिस में सबमिट की जाती है। ये धारा 27 के अंतर्गत होता है। इसमें जो है वो 1000 रुपए का चालान भी लगता है जो वहां पर सबमिट किया जाता है। तो ये हो गया। अब प्रबंधकारिणी का हमारा गठन हो गया, हमारे मेंबर्स हो गए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मेंबर हमारे वही रहते हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहें तो भी आप साधारण सभा की बैठक में नए मेंबर्स कर सकते हैं, नियम है। ऐसा नहीं है कि एक बार मेंबर बन गए तो दूसरे नहीं बन सकते। मान लीजिए मैं किसी एनजीओ की सदस्य हूँ, लेकिन किसी निजी कारणों से मैं सदस्यता छोड़ना चाह रही हूँ, तो मैं उनको त्याग पत्र दे दूंगी, और जो है वो नए मेंबर का वहां की जगह नाम रखा जाएगा, और सारे लोग सर्वसम्मति से उसका जो है वो नए सदस्य मनोनीत करेंगे। लेकिन इसकी जानकारी जो है वो रजिस्टर ऑफिस में दी जानी चाहिए, और हमारे पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे नाम जो हमारे बायोलॉजी में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, और ये हमारे मेन मेंबर्स हैं, तो जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हमारे पास लिखित में होना चाहिए। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारी साधारण सभा की जो है उसमें किस तरीके का एजेंडा होता है, कैसे बात की जाती है, कैसे मिनट्स लिखे जाते हैं। लेकिन प्रबंधकारिणी की बैठक कब कब होनी चाहिए, मतलब मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग कब कब होनी चाहिए, तो ये प्रतिमाह होती है। जो हमारे एग्जिस्टिंग बायलॉज होते हैं, जो नियमावली होती है रजिस्टर ऑफिस की, उसमें प्रतिमाह इसको कराना किया जाता है। हाँ, ये बात और है कि आप अपनी नियमावली में संशोधन करना चाहते हैं कि हम हर माह, हमारे लिए बैठक करना संभव नहीं है, हम एवरी क्वार्टरली में मीटिंग करेंगे, त्रैमासिक मीटिंग करेंगे, तो फिर आपको अपनी नियमावली में संशोधन करवाना पड़ेगा।
अदरवाइज आप जो उनके हिसाब से कर रहे हैं तो आपको वो करना ही पड़ेगा। तो प्रतिमाह प्रबंधकारिणी की बैठक की जानी चाहिए। और इसके जो अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं कि जो हमारा सोसाइटी का जिस कारण से गठन हुआ है उस उद्देश्यों की पूर्ति करवाना, इस जो प्रबंधकारिणी की बैठक है इसका बहुत इसका उद्देश्य होता है। कि इसका काम ही ये रहता है कि हमारे जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। और प्रति माह जो है वो जो मीटिंग्स की जा रही है उनके मिनट्स प्रॉपर बना के अपने पास रखना, साधारण सभा के मिनट्स प्रिपेयर करके रखना, हमारा जो वार्षिक प्रतिवेदन या हमारी एनुअल एक्टिविटी रिपोर्ट होती है वो प्रिपेयर करना, लेखा जोखा जो आय व्यय का जो प्रॉपर लेखा जोखा रखना है, अकाउंट्स पूरा मैनेज करना, ये भी हमारी इसकी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़े लेवल पे चल रहा है तो कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको टाइम से वेतन देना, सारी चीजों को मैनेज करना, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो मैनेजमेंट कमेटी की होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट कमेटी के प्रॉपर मिनट्स लिखे जाएं, रखे जाएं अपने पास। कुछ लोग रजिस्टर में भी रखते हैं, कुछ ऑनलाइन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉपर पेपर में आपने सारा कुछ कंप्यूटर पे बना लिया, सारे सबके साइन करवा लिए और स्कैन करके आप सॉफ्ट कॉपी में भी रख सकते हैं, आप रजिस्टर में भी रख सकते हैं, आप कागज भी फाइल में लगा के रख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यही करना है या वही करना है। उद्देश्य ये है कि आपके एनजीओ में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, उनका प्रॉपर आपके पास रिटर्न में डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारे मेंबर्स के सिग्नेचर्स होने चाहिए। और ये लीगल होता है एक्चुअली। अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका एनजीओ बहुत व्यवस्थित चलता है। आपको लास्ट मोमेंट पे भागा दौड़ी नहीं करना पड़ती कि कोई प्रोजेक्ट आया, अरे मैडम पिछले 3 साल की आपकी ये रिपोर्ट लेके आओ, ये मीटिंग के कब है, फिर उस टाइम भागा दौड़ी मचती है कि हमारे पास ये तो है ही नहीं है। तो आप अगर स्टार्टिंग से ही ये सारी चीजें मैनेज करके चलते हैं तो ये धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगा। और आप जो है वो आपकी संस्था जो है वो सुचारू रूप से संचालित होती रहेगी। तो ये था आज की इस वीडियो में मेरी मुख्य जानकारी इसी विषय पर थी। अगर वीडियो के दौरान आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है तो आप व्हाट्सएप करके भी मैसेज करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुछ और जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूंगी आपके पास उसका लिंक आ जाए। और आपको लगता है कि आपके एनजीओ जो दूसरे साथी हैं उनको भी इस तरह की जानकारी की आवश्यकता है तो प्लीज ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी इनको आवश्यकता है। तो आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।